अलर्ट वाला है। सिटी बैंक और मॉर्गन स्टैनली दो की आई है रिपोर्ट आरबीएल पर, और आरबीएल बता दूं आपको ज़्यादा ध्यान न दे, बैन में भी है, लेकिन रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है ये जानना जरूरी है। कुशल है तैयार बताने के लिए। सर यहाँ पर सिनेरियो आरबीएल बैंक को लेकर जो कमेंट्री आती हुई दिखी है वो थोड़ी सी कमजोरी की तरफ ही इशारा करती हुई दिख रही है। अभी तो फिलहाल तो थोड़ी दिख रही है, अब एक्चुअली अब देखना होगा कि आगे चलकर यहाँ पर फर्दर डाउनग्रेड्स आते हैं या नहीं, या फिर टारगेट्स रिवाइज होते हैं या नहीं। बट ऑफ कोर्स अभी फिलहाल आप देखिए तो जो ब्रोकरेजेस हैं वो कॉशियस व्यू जो है अपना यहाँ पर आरबीएल बैंक पर देते हुए दिख रहे हैं। क्रेडिट कार्ड में बैंक के एक्सपोजर को लेकर यहाँ पर प्राइमरली चिंता होती हुई दिख रही है इनको, क्योंकि दूसरी तिमाही में आप देखिए तो बैंक के स्लिपेजेस बढ़कर 1026 करोड़ पर होते हुए दिखे थे, जिसमें से 65 से 70% स्लिपेजेस क्रेडिट कार्ड के थे। तो रिटेल एडवांसेस में 32% योगदान भी आप देखें तो क्रेडिट कार्ड से ही आता हुआ दिख रहा है। तो क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो को लेकर यहाँ पर थोड़ी सी चिंता जो है ब्रोकरेज हाउसेस को बनती हुई दिख रही है। अब इस पर सिटी का क्या कहना है? खरीदारी की राय तो भले ही बरकरार रखी है, 255 रुपये के टारगेट्स भी दिए हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड में जो स्लिपेजेस है उसमें हल्का सुधार मंथ ऑन मंथ बेसिस पर है, लेकिन अभी भी दिक्कतें जारी है, ऐसा उन्होंने क्लियरली कहा है अपनी कमेंट्री में। वहीं दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनले आरबीएल बैंक पर मेंटेन अंडरवेट है और 180 रुपये के टारगेट्स दे रहे हैं। मौजूदा भाव तो उससे भी नीचे अभी फिलहाल जा चुका है। तो अगर आप देखेंगे तो 167 रुपये के आसपास की अभी प्राइसिंग है। और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड कारोबार के लिए बजाज फाइनेंस जो है वो एक बड़ा चैनल है और मीडियम टर्म में क्रेडिट कार्ड मार्केट शेयर पर असर पड़ सकता है, तो ऐसा मॉर्गन स्टैनले का भी कहना है। तो ये तो हो गए आरबीएल बैंक पर बात, बट साथ साथ एचडीएफसी बैंक पर भी सिटी की रिपोर्ट है जहाँ पर मिला जुला नजरिया इनका। खरीदारी की राय बरकरार रखी है, 1990 रुपये का टारगेट्स भी सिटी ने दे दिया है, लेकिन साथ साथ वो कह रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ में सिस्टम वाइड स्लो डाउन है, लिक्विडिटी में भी कमजोरी है और मार्जिन स्थिर रहेंगे। नए ग्राहकों का अधिग्रहण में भी बढ़त होने से यहाँ पर इनके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट ये बन सकता है। बट लार्जली आरबीएल बैंक को लेकर थोड़ी अभी कॉशियस स्टांस है और एचडीएफसी बैंक पर सिटी की जो कमेंट्री है वो भी रिलेटिवली थोड़ी नेगेटिव साइड पर आती हुई दिख रही है। बैंक्स को लेकर सिटी और मॉर्गन स्टैनले दोनों पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं, पॉजिटिव नहीं दिख रहे, वो भी प्राइवेट बैंक्स को। प्राइवेट बैंक्स खेमका साहब से राय ले लीजिए। जरूर। खेमका साहब ने बताया था शायद मेरे ख्याल प्राइवेट बैंक्स पे। जी, प्राइवेट बैंक्स पर उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा था कि उनको भी सरकारी बैंक ही अच्छा लग रहा है। ये सब बैंक फिर मैं स्पेसिफिकली एक बार है ना आरबीएल बैंक पे ही राय लेता हूँ चोपड़ा साहब से। चोपड़ा साहब, मतलब अगर कोई एक बैंक खरीदना हो तो आरबीएल नहीं होगा आपका? सर ये आरबीआई के बारे में मेरे से कई बार पहले भी पूछा जा चुका है और मैं कभी मैंने इसमें बाय नहीं, पर्सनली जहां मुझे याद है कभी बाय नहीं, क्योंकि बहुत सारे दूसरे ऑप्शन अवेलेबल हैं। देखिए प्राइवेट बैंकिंग में एक हो सकी एक हमारा डिस्कशन भी हुआ क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, आई थिंक 2-3 साल पहले की बात, मैंने ये बात बोली थी कि जो जितने प्लेटफॉर्म बनते जा रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड्स आने वाले हो सकता है 5 साल में 10 साल में खत्म भी हो जाए, बहुत सारे क्रेडिट नए तरीके आ जाए। इसी प्रकार से बैंकिंग ऐसी नहीं है कि वो एक फिजिकल ब्रांच खोल के बैठे उसका किराया भरे, इतने एम्प्लॉइज हैं, रियल एस्टेट कॉस्ट दे रहे हैं। अगर पैसा का ट्रांजेक्शन ही करना है, बैंक का मेन पर्पस या तो सेविंग अकाउंट में पैसा डालना होता है या निकालना होता है, एफडी करनी होती है, और अगर आप कंपनीज की बात करें तो लोन चाहिए होता है। तो बैंकिंग जो है मुझे लगता है आने वाले कुछ समय में बहुत ही लीन होने वाली है और ये हमें फिजिकल ब्रांचेस दिख रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, वो भी काफी हद कम हो जाएगा। जहाँ एटीएम्स की बात है, अभी बात सीबीडीज की रही है, बात ये होगी कि हम कैशलेस होते चले जाए, काफी तक हो गए हैं, भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शंस दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो मुझे लगता है बैंकिंग पर से थोड़ा सा जो अर्बन बैंकिंग है वो खा करके उसमें ग्रोथ जो दिखनी चाहिए वो दिखेगी। दूसरा, ओवरऑल इकोनॉमी में स्ट्रेस है सर, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज मैं बार बार पढ़ रहा था कि स्टारबक्स जैसा ब्रांड स्ट्रगल कर रहा है, वो कस्टमर्स को नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा और उस तरह से उनके नंबर्स नहीं आ रहे। तो ये ओवरऑल सिस्टमिक इशू है। मैंने कई बार ये महंगाई का इस चैनल पे भी उठाया कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है डाउन द लाइन, लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। जब डिस्पोजेबल इनकम्स नहीं है और वो आगे दाल चावल आलू टमाटर ही फंस रह जाएगा तो कहाँ से एफडी कराएगा, कहाँ से बैंक के पास पैसा पहुंचेगा? और अगर बैंकों से बेटर उसको अपॉर्चुनिटी स्टॉक मार्केट्स में, म्यूचुअल फंड में देखेगी तो वो बैंकों के पास पैसा क्यों रखेगा? तो जाहिर सी बात है। और एनबीएफसी का तो और ज्यादा बुरा हाल है क्योंकि वो लोग उनको एक रिस्क रहता है एनपीए होने का, हाई कॉस्ट ऑफ लेंडिंग है, जो लोग 15%, 20%, 24% पे ब्याज पे लेते हैं वो वापस नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या, सिस्टमिक रिस्क है। मेरा ये मानना है कि यहाँ पर सरकारी बैंक जो वो ज्यादा अच्छे प्लेस हैं और वहाँ पर अगर आप बात करें, मुझे यूनियन बैंक बहुत अच्छा लगता है, मुझे बैंक इंडिया बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत अच्छा लगता है, कैनरा बैंक बहुत अच्छा लगता है। तो जो सरकारी बैंक है वो कहीं ज्यादा बेटर प्लेस लगते हैं। पंजाब नेशनल बैंक बहुत अच्छा लगता है 108, 107 पर। तो अगर किसी को लंबी अवधि के लिए लेना है तो पीएनबी क्यों नहीं, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है और ऑलरेडी इनके पास अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं, बहुत पैसा ऐसा है जो अनक्लेम्ड है, तो उसका भी फायदा पहुंचता है बैंक्स को। तो मेरा ये मानना है फिलहाल
टफ होगा प्राइवेट बैंक्स के लिए अपनी जगह बना के रखना। और अगर प्राइवेट बैंक्स में यदि मेरे को अगर लेना भी होगा तो मैं HDFC बैंक ही लूंगा, क्योंकि अभी भी सबसे ट्रस्टेड बैंक वही है। खरीदना ही है तो फिर ऐसे माहौल में HDFC बैंक ही खरीदा जाए जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा